24 के सियासी घमासान पर 3 सर्वे आ चुके हैं। सबका डायरेक्शन एक ही तरफ इशारा करता है, मोदी तीसरी बार आएंगे। सब ये मानकर चल रहे हैं, लेकिन एक शख्स है जो लगातार लगा हुआ है। राहुल गांधी कॉन्फिडेंट हैं कि 24 में वो मोदी को हरा देंगे। राहुल को यह लगता है कि उन्हें वो फॉर्मूला मिल गया है जिससे नरेंद्र मोदी को रोका जा सकता है। राहुल गांधी कहते हैं कि अब बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस नैरेटिव को कंट्रोल कर रही है। क्या सच में ऐसा है? क्या 24 का चुनाव कोई बड़ा सरप्राइज देने वाला है, या राहुल गांधी के गुब्बारे की हवा वैसे ही निकल जाएगी जैसे 14 और 19 में निकल चुकी है? 24 में किसे मिलेगा प्राइज, किसे मिलेगा सरप्राइज, दिखाते हैं आपको हमारी इस रिपोर्ट में। – 2024 का रूट खुल गया है। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों ने अलग अलग रूट पकड़ा है। दोनों की मंजिल एक है, वहां तक कौन पहुंचेगा, कौन पीछे छूट जाएगा। रूट नंबर 1 महिला, रूट नंबर 2 पिछड़ा, रूट नंबर 3 धर्म, रूट नंबर 4 जाति, रूट नंबर 5 लाभार्थी, रूट नंबर 6 गठबंधन। ये सारे रूट 24 वाली मंजिल तक पहुंचाते हैं। सवाल है कि सबसे जल्दी और सबसे सुरक्षित रूट कौन सा है, मोदी वाला रूट या राहुल वाला रूट? ओबीसी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं किया, और ओबीसी महिलाओं को महिला आरक्षण का फायदा मिले। ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी 24 घंटा ओबीसी की बात करते हैं। 90 लोगों में से 3 लोग ओबीसी वर्ग के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेन रवाना किए। अब तक 25 वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिल रही है। अब इसमें 9 और वंदे भारत एक्सप्रेस जुड़ जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब वंदे भारत देश के हर हिस्से को कनेक्ट करेगी। राहुल गांधी ने कैमरे पर आकर इंटरव्यू दिया, जिसे सोशल मीडिया पर लाइव दिखाया गया। You know, this gentleman, Mr. Biduri, and then suddenly this Mr. Nishikant Dubey. This is all the BJP trying to distract from the idea of the caste census. They know that the caste census is a fundamental thing that the people of India want, and they don't want to have that discussion. प्रधानमंत्री का वंदे भारत और राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर लाइव इंटरव्यू, ये दोनों चीजें एक ही वक्त हो रही थी। क्या राहुल गांधी को वो फॉर्मूला मिल गया है जो मोदी की 100 सीटें घटा सकता है? राहुल कहते हैं, हाँ, मेरे पास फॉर्मूला आ गया है और मैं अपने फॉर्मूले पर स्टिक रहना सीख गया हूं। ये राहुल का दावा है। Every time we bring a point on the table, they use this type of stuff to distract, and we've learned now how to deal with it. 24 के इलेक्शन के प्रति नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का अप्रोच कैसा है, इसे समझने के लिए 2 एग्जाम्पल हैं। मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, राहुल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, ये आपको बताते हैं। एक बात नोट करके रख लीजिए, राहुल गांधी 2014 और 2019 वाला चुनाव नहीं लड़ रहे। 2024 का चुनाव वैसा नहीं होने जा रहा जैसा दूर से लग रहा है। 24 में क्लोज फाइट होगी। 24 में एक सीट के लिए तगड़ी लड़ाई होगी। 24 के चुनाव को 2 ही लोग ठीक से समझ रहे हैं, एक नरेंद्र मोदी और दूसरे राहुल गांधी। बाकी सब हवा में हैं। वे हवा का रुख भी नहीं समझ पा रहे। नरेंद्र मोदी 24 जीतने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। मोदी के पास तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का चांस है। मोदी के पास नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करने का चांस है। उधर राहुल को भी मालूम है कि 2014 और 2019 के बाद 2024 में उनके पास आखिरी चांस है। राहुल अगर 2024 हार गए तो 2029 में उनको चौथी बार मौका नहीं मिल पाएगा। राहुल चाहते हैं कि लगातार 3 चुनाव हारने का दाग उन पर ना लगे। नरेंद्र मोदी 24 में जीतेंगे तो इतिहास बनेगा। मोदी अभी से वो काम कर रहे हैं जिससे उनका नाम हिंदुस्तान के इतिहास की किताबों में हमेशा हमेशा के लिए छप जाए। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मोदी के नाम और काम को छोड़ दीजिए। मोदी देश के हर कोने में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। उदयपुर से जयपुर, तिरुनेलवल्ली से चेन्नई, हैदराबाद से बेंगलुरु, विजयवाड़ा से चेन्नई,
पटना से हावड़ा, कासरगोड से तिरुवनंतपुरम, राउरकेला से पुरी, रांची से हावड़ा और जामनगर से अहमदाबाद, मोदी ने 11 राज्यों को एक साथ तोहफा दे दिया। आज एक साथ राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और केरला के लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा मिली है। आज जिन ट्रेनों को शुरू किया गया है वे पहले की तुलना में ज्यादा आधुनिक और आरामदायक है। सिरे ले रहे हैं प्लीज कभी खड़ा होगा ये बता रहा हूं सर। ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। नई संसद में हो रहे विशेष सत्र के आखिरी दिन दिल्ली के बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी के एमपी कुंवर दानिश अली पर अमर्यादित अभद्र टिप्पणी कर दी। बिधूड़ी के बयान के बाद बीजेपी 2 दिन के लिए बैकफुट पर रही, लेकिन अब वो फ्रंट फुट पर खेल रही है। पहले निशिकांत दुबे, फिर रवि किशन ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर दानिश अली पर आरोपों की बौछार कर दी। मैं खुद वहां मौजूद था और बार बार दानिश अली प्रधानमंत्री जी को नीच कह रहे थे। गरीब का बेटा हो गया तो आप उसको नीच कह दोगे? आप अपने नाम के पीछे यदि कुंवर दानिश अली लगाते हो, कुंवर का मतलब यदि राजा यदि आप हो गए तो आप अपने आप को किसी को भी जो है कीड़े मकोड़े समझोगे। और कोई स्पीकर यदि बोल रहा है उसको बार बार प्रोवोक कर रहे हो, रमेश बिधूड़ी जी को प्रोवोक किया और उसमें भी आप प्रधानमंत्री जी को इस तरह से डेरोगेटरी रिमार्क्स के साथ प्रोवोक करोगे तो स्वाभाविक है कि वो प्रतिक्रिया होगी। तो मैंने स्पीकर साहब को कहा कि इसकी जांच कराइए। और मैं सावरकर नहीं हूं और माफी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी जी को सजा हो गई और आज तक उन्होंने मोदी समाज से माफी नहीं मांगी। इसलिए दोनों जो है गलबहियां डालने के लिए कल राहुल गांधी जी गए। दानिश अली जी जैसे लोग, सौगत राय जैसे लोग, डीएमके के लोग, इस तरह के लोग इसकी गरिमा गिरा रहे हैं और इसकी एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए लोकसभा स्पीकर से और सबों को जो भी कार्रवाई हो वो सर्वसम्मति से पूरा करना चाहिए। पार्लियामेंट में जब महिला आरक्षण बिल पास करने का ऐतिहासिक फैसला हुआ, जब हर तरफ मोदी की जय जयकार हो रही थी, तब क्या बीजेपी के एक सांसद ने जानबूझकर मामला डायवर्ट कर दिया? ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं। इससे हुआ क्या? महिला आरक्षण बिल पास करा के मोदी ने 50% महिला वोटर के बीच अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग की। दानिश अली पर कमेंट करके बिधूड़ी ने इसे हिंदू मुसलमान की तरफ मोड़ दिया। राहुल गांधी कहते हैं कि ऐसा ओबीसी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए किया गया। बिधूड़ी का बयान तीखा था, बिना शर्त माफी से कम पर कोई बात ही नहीं बनती, लेकिन बीजेपी ने उसका भी फायदा उठा लिया। सोशल मीडिया पर दानिश अली के खिलाफ हेट कैंपेन शुरू हो गया। अगर रमेश बिधूड़ी जी पर माननीय सांसद जी पे कार्रवाई हो रही है पार्लियामेंट में, तो कार्रवाई दानिश अली पर भी होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे क्यों, तो ये मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि मैं 2 बार सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ था तो उन्होंने बहुत अभद्र भाषा में मुझ पर कमेंट किए थे, मेरे परिवार पर कमेंट किए थे जब जनसंख्या बिल ला रहा था, और वो रिकॉर्ड में भी होगा। उस वक्त वो ऑफ रिकॉर्ड कर दिया गया होगा, लेकिन आई एम श्योर कि अध्यक्ष महोदय, स्पीकर महोदय इस पर अच्छे से गौर करेंगे। वर्बल लिंचिंग तो संसद के अंदर मेरी हो गई, और ये जो कॉन्स्पिरेसी के तहत जिस तरीके के निराधार आरोप लगा करके मीडिया के माध्यम से घुमाया जा रहा है, मेरा ये गंभीर आरोप है कि ये अब मेरी लिंचिंग कराना चाहते हैं, ये मेरी हत्या कराना चाहते हैं, ये उकसा रहे हैं। राहुल दानिश अली को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मुद्दा ओबीसी के इर्द गिर्द ही रहे। राहुल ने 50% ओबीसी का मुद्दा पकड़ रखा है। हिंदू मुसलमान की पिच पर कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है। दानिश अली के मुद्दे पर नैरेटिव की लड़ाई है। बीजेपी एग्रेसिव है, वो कहीं से भी डिफेंसिव नहीं है। राहुल इस एग्रेशन को समझ रहे हैं, फिर भी वो ओबीसी और जाति का मुद्दा नहीं छोड़ रहे।
क्या राहुल गांधी अब होमवर्क करके बोलना सीख गए? नरेंद्र मोदी का होमवर्क पहले से बढ़िया है। कोई भी काम करने से पहले वो पूरी तैयारी करके बैठते हैं। नई संसद में पहला कानून इसी तैयारी का नतीजा है। मोदी को इसका श्रेय भी मिलेगा, महिला वोट भी मिलेंगे। राहुल गांधी ने होमवर्क करना अभी अभी सीखा है। ये फॉर्मूला राहुल को कर्नाटक जीत के बाद मिला है। राहुल को अब लगने लगा है कि वो ईवीएम से नहीं, बीजेपी की जीत नैरेटिव से निकलती है। बीजेपी ध्यान भटकाकर और नैरेटिव चेंज करके चुनाव जीत जाती है। इसलिए अब कांग्रेस ने तय किया है कि उसे अब अपने पॉइंट पर रहना है। धर्म और जाति में उसे जाति पकड़कर रखनी है। We are probably winning Telangana. Right. We are certainly winning Madhya Pradesh. We are certainly winning Chhattisgarh. Okay. Rajasthan, we are very close, and we think we'll be able to win. Okay. So that's what it's looking like. And by the way, that's also what the BJP is internally saying. Right. We learned a very important lesson in Karnataka. Okay. And the lesson was that the BJP wins elections by distracting and not allowing us to construct our narrative. And so what we did in Karnataka, we fought the election in a way where the BJP could not define the narrative. What you're seeing today, you know, this gentleman, Mr. Biduri, and then suddenly this Mr. Nishikant Dubey, this is all the BJP trying to distract from the idea of the caste census. They know that the caste census is a fundamental thing that the people of India want, and they don't want to have that discussion. So every time we bring a point on the table, they use this type of stuff to distract. And we've learned now how to deal with it. कांग्रेस के टाइमलाइन पर जाकर देख लीजिए, वहां सबसे ज्यादा जाति की चर्चा है। जाति जनगणना की डिमांड बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने शुरू की। अब वो कांग्रेस का नैरेटिव है। राहुल गांधी अडानी पर भी बोलते हैं, लेकिन सुर अब धीमे पड़ गए हैं। अडानी पर राहुल के सुर बदलने के पीछे ये है। अडानी पर राहुल के सुर बदलने के पीछे ये है। इंडिया अलायंस के सीनियर लीडर शरद पवार ने गौतम अडानी से न सिर्फ मुलाकात की, बल्कि उनके प्लांट का भी फीता काटा। अब राहुल को अगर गठबंधन की सियासत करनी है, तो शरद पवार जैसे पार्टनर्स को तो देखना ही होगा। राहुल गांधी रैलियां कम करते हैं। नरेंद्र मोदी से कंपेयर करें तो राहुल के पब्लिक प्रोग्राम भी बहुत कम होते हैं। फिर राहुल गांधी ये कैसे दावा कर देते हैं कि नैरेटिव पर अब उनका नियंत्रण है? इन दिनों राहुल का फोकस सोशल मीडिया पर ज्यादा बढ़ा है। राहुल छोटे छोटे वीडियो भी बनाते हैं, उसे यूट्यूब पर भी डालते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर राहुल की टीम पहले से ज्यादा एक्टिव है। कांग्रेस और उसके संगठनों ने भी सोशल मीडिया पर अपना फुटप्रिंट बढ़ाया है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो उनके साथ भारी भरकम प्रचार टीम साथ में चली। 50 से ज्यादा कैमरामैन, वीडियो कैमरे, एडिटिंग मशीन, ग्राफिक्स मशीन, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम। राहुल की इमेज रिबिल्ड करने में ब्रांडिंग प्रोफेशनल्स को भी बड़ा रोल मिला। राहुल गांधी बाइक चलाकर लद्दाख गए तो मैसेज फ्लोट करने के लिए फिर से सोशल मीडिया का सहारा लिया। 2014 में नरेंद्र मोदी 3D रैली का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। 9 साल बाद राहुल गांधी भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का फर्क समझ गए हैं।